सुबह सुबह टीवी खोलते ही कई ज्योतिषाचार्य आपको आपका दिन कैसा जाएगा बताते मिलते हैं। ज्योतिष के ये पंडित आपको ये भी बताएंगे कि दिन में यदि आपकी कोई बिजनेस डील है, आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, या आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त, या आप अगर घर से भी बाहर निकल रहे हैं तो किस मुहूर्त में निकलना चाहिए। पर हमने साथ में ही ये भी न्यूज सुनी है कि इन्हीं पंडितों, इन्हीं ज्योतिषाचार्यों के चक्कर में पड़कर बहुत से लोग अपने जीवन की बाधा को टालने के लिए बच्चों तक की बलि दे देते हैं। और साथियों, हम आपको तो ये लगता है कि जो शुभ मुहूर्त है, राशिफल है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये सब हमारे वेद वेदांगों से आई है, क्योंकि जो आज के एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपनी ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष बताते हुए दिखते हैं। पर क्या वैदिक ज्योतिष यही है जो वो बता रहे हैं? वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में क्या दिया गया है? और जो बहुत ढेर सारी मिस्ट्रीज हैं, जैसे कि जो ग्रीक ज़ोडिएक साइंस होती हैं, अगर आप देखें तो भारतीय राशियां बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं, वैसे ही नाम का ट्रांसलेशन दिखता है। तो किसने किससे चुराया है, आज हम वैदिक ज्योतिष के सच को आपके सामने रखेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आज की वीडियो वैदिक ज्योतिष पर आपके लिए मास्टर क्लास होने वाली है। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 138 में स्वागत है। आज की वीडियो में हम वैदिक ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे। और हमने जो पिछला पॉडकास्ट किया था, जहां पर हम महाभारत की डेटिंग को लेकर नीलेश ओक जी और वेदवीर आर जी के बीच में एक डिबेट देखे थे, उसमें बहुत ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो हो सकता है कि वैदिक ज्योतिष के ज्ञान न होने के कारण आपको समझ ना आए हों। तो आज हम उन सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं या आप सनातन धर्म का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारा वैदिक धर्म है, इसमें 6 वेदांग हुए। ये वेदांग वेदों को समझने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जन्म लेते हैं। ये 6 वेदांग क्या हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। अब इन 6 वेदांगों से कैसे वेद को समझा जाता है, आइए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। इसको समझने का और याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने डिवाइस किया था। उन्होंने वेद को एक अगर कॉस्मिक पुरुष की तरह देखा, तो जो वेदांग होते हैं उसके अलग अलग अंग होते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो जो शिक्षा है उसको वेद पुरुष की नाक बताई गई है, क्योंकि हम शिक्षा में क्या पढ़ते हैं? हम शिक्षा में मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, जितने विभिन्न प्रकार के स्वर हैं, चाहे अनुदात हो, उदात हो, स्वरित स्वर हो, इनके विषय में हम शिक्षित होते हैं। यानी जो हमारी प्राण वायु है, जो हम श्वास लेते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है हमें शिक्षा में पढ़ाया जाता है। तो चूंकि शिक्षा हमारी नाक से संबंधित है, इसलिए शिक्षा को वेद पुरुष के नाक के समकक्ष रखा जाता है। इसके बाद यदि हम व्याकरण को देखें तो उसे वेद पुरुष का मुख बोला गया है, क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं, मुख से वाणी निकालते हैं, तो तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो, उसमें विन्यास ना हो, उसमें व्याकरण ना हो। इसलिए व्याकरण को वाणी से यानी मुख से जोड़ा जाता है और वेद पुरुष का मुख बताया गया है। इसके बाद निरुक्त को वेद पुरुष का कान बताया गया है, क्योंकि निरुक्त ही वो विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी शब्द के भले अनेक अर्थ हों, लेकिन कौन सा सही अर्थ है उस कॉन्टेक्स्ट में, वहां तक हम पहुंचते हैं। यानी हम सही अर्थ को इंटरप्रेट करते हैं। तो यदि मैंने कुछ बोल दिया और उसका सही अर्थ क्या है ये इंटरप्रेट करना है, तो जो कानों में आपके पड़ा है उस पर जब आप मंथन करते हैं, निरुक्त की विद्या लगाते हैं, तब आप सही अर्थ तक पहुंचते हैं। इसलिए निरुक्त को वेद पुरुष का कान कहा गया है। इसके बाद जो छंद है उसको वेद पुरुष का पांव या पैर कहा जाता है, क्योंकि छंद को हम संस्कृत में पद या पाद भी कहते हैं। अगर आप किसी मंत्र को या श्लोक को देखेंगे तो उसके कई पद या पाद होते हैं, अगर आप उसको डाइसेक्ट करेंगे। और ये जो प्रत्येक पाद या पद होता है वो छंदों से निर्मित होता है। छंद का अपना एक स्ट्रक्चर और मीटर भी होता है, जैसे गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है। अब चूंकि जो पद या पाद जो होता है ये किसी भी मंत्र या श्लोक का 1/4 हिस्सा होता है, और हमारा पैर भी 1/4 हिस्सा होता है, इसीलिए छंद को वेद पुरुष का पांव या पैर कहते हैं। इसके बाद ज्योतिष को वेद पुरुष की आंख बताई गई है, क्योंकि ज्योतिष में हम क्या करते हैं? हम ग्रहों, नक्षत्रों की स्टडी करते हैं। जितने भी ग्रह, नक्षत्र मतलब तारे, इनके विषय में हम कैसे जानते हैं? जब इनसे प्रकाश हमारे पास पहुंचता है, फिर हम लैब में जो स्पेक्ट्रम आता है उसकी स्टडी करते हैं, तो हमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में आज पता चलता है। वैसे भी अगर आपको ग्रह नक्षत्र पहले भी ऑब्जर्व करते रहे होंगे, तो हम नेकेड आई से, आज के समय में हम टेलीस्कोप से करते हैं, तो हर जगह प्रकाश बहुत आवश्यक है। और वो प्रकाश की संवेदना कहाँ पैदा होती है? आंखों में पैदा होती है। इसलिए जो ज्योतिष है, जो कि प्रकाश से जुड़ा हुआ है, ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है, वो आंख से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ज्योतिष को वेद पुरुष की
आंख कहा जाता है। तो अभी तक आपने शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 5 वेदांगों के विषय में जाना। अब जो छठा है कल्प, जब आप ये 5 जान लेते हैं तब कल्प आता है, और कल्प को वेद पुरुष का यानी कॉस्मिक बीइंग का हाथ कहा जाता है। हाथ क्यों? क्योंकि हाथ से ही यज्ञ होता है, और जितनी भी विद्याएं अभी तक हमने पढ़ी हैं वो हमें सही वैदिक कर्मकांड की ओर बढ़ाती हैं, इसलिए कल्प को हाथ कहा जाता है। हाथ से ही हम सारे कर्म करते हैं। अभी जो 6 चीजें जितनी बताई गई हैं, अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी वेद के ज्ञान को नहीं समझ सकते। अगर आपको उच्चारण करना नहीं सही पता है तो आप गलत शब्दों में उलझ जाएंगे। अगर आपको निरुक्त नहीं पता है तो आप गलत अर्थों में उलझ जाएंगे। ऐसे अगर आपको छंद नहीं पता है तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये मंत्र कैसा है, क्या ये मिलावटी मंत्र है या मिलावटी मंत्र नहीं है। ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो आप सही समय पर सही यज्ञ नहीं कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से ये जो 6 वेदांग हैं, अगर आपको 6 के 6 वेदांगों का सही ज्ञान होता है तो आप वेद मंत्रों के सही ज्ञान से जुड़ पाते हैं। तो अब हम जब 6 वेदांगों को समझ लिए तो ज्योतिष वेदांग जो है इसको समझना हमारी इस वीडियो का लक्ष्य है, क्योंकि इसी वैदिक ज्योतिष से यानी ज्योतिष वेदांग से आज की ज्योतिष को जन्मा माना जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है आइए समझते हैं। अब साथियों, वेदांग ज्योतिष की भी 2 परंपराएं हैं, एक ऋग्वेद की और एक यजुर्वेद की। जो ऋग्वेद की परंपरा है उसको आर्ष ज्योतिषम कहते हैं, और जो यजुर्वेद की परंपरा है उसको याजुष ज्योतिषम कहते हैं। जो ऋग्वेद का आर्य ज्योतिषम है उसमें 36 मंत्र हैं, और जो यजुर्वेद का याजुष ज्योतिषम है उसमें 43 मंत्र हैं। कई मंत्र तो दोनों में सेम हैं। अब साथियों, वैसे तो वेदांग ज्योतिष की रचना का जो श्रेय है वो महर्षि लगत को दिया जाता है, जिनका समय 1400 BC के अराउंड माना जाता है। लेकिन अगर आप आर्ष ज्योतिषम जो कि ऋग्वेद की परंपरा वेदांग ज्योतिष है उसके दूसरे मंत्र को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि सिर झुकाकर समय और देवी सरस्वती को नमस्कार करते हुए मैं महर्षि लगत द्वारा प्रतिपादित समय की विद्या पर लिखूंगा। इससे प्रतीत होता है कि जो आज हमारे पास वेदांग ज्योतिष के टेक्स्ट हैं वो ओरिजिनली महर्षि लगत द्वारा नहीं लिखे गए हैं। विद्वानों का मानना है कि जो आज हमारे पास वेदांग ज्योतिष के ग्रंथ हैं वो 2nd सेंचुरी BC के अराउंड लिखे गए हैं। उसके पहले जितना भी ज्ञान था वैदिक ज्योतिष का उसको कंपाइल किया गया है और वही आज हमारे पास उपलब्ध है। अब साथियों, जो वेदांग ज्योतिष को लेकर विद्या हमारे पास उपलब्ध है उसको डिकोड करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसको डिकोड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रयत्न किया है। बहुत से ब्रिटिश अधिकारी इसको समझना चाहते थे, डिकोड करना चाहते थे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपनी बुक्स में व्यक्त किया है। विटनी जैसे स्कॉलर्स इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने वेदांग ज्योतिष को अनइंटेलिजिबल रबिश तक कह दिया। इसके बाद विलियम जोन्स जैसे इंडोलॉजिस्ट भी इसे ट्रांसलेट करने में असफल रहे थे, लेकिन प्रोफेसर TS कुपन्ना शास्त्री जी अपने क्रिटिकल एडिशन में इस विद्या को कुछ हद तक डिकोड करने में सफल रहे थे। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ को डिकोड करना, ट्रांसलेट करना कितना कठिन था। लगभग 200 साल अटेम्प्ट्स किए गए और उसके बाद कुछ हद तक इस ग्रंथ को समझा जा सका। इसमें बहुत ढेर सारे शॉर्टकट्स, बहुत ढेर सारे ऐसे टर्म्स हैं और कोड्स हैं जिनको यूज करके जो पूरी विद्या थी उसको डिकोड किया गया है, एक कंडेंस्ड फॉर्म में उस पूरे ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। आइए अब देखते हैं कि इस वेदांग ज्योतिष के ग्रंथ में क्या दिया गया है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि ज्ञान का पर्व बसंत पंचमी आप सभी के लिए बहुत शुभ गया होगा, और अब वैदिक ज्ञान से जुड़ना आप सभी के लिए बिल्कुल भी असंभव नहीं है। आप घर बैठे संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं, साथ में भारतीय दर्शनों को, उपनिषदों को अच्छे से समझकर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर से फ्री हो सकते हैं, और भारतीय आचार्यों के ज्ञान से आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं और एक विजनरी लीडर बन सकते हैं। हमने शिक्षण प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जो गुरुकुल की ज्ञान परंपरा को आपके फोन पर लेकर आता है। साथियों, आज 80,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी शिक्षण पर भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़कर अपना जीवन बेहतर बना रहे हैं, और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम अपने प्रत्येक कोर्सेज पर 20 से लेकर 40% तक का डिस्काउंट उपलब्ध करा रहे हैं। प्रत्येक कोर्स में एक एक संस्कृत सूत्र की ऐसी व्याख्या की गई है जो सरल है, आधुनिक है, जिससे आप प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान को अपने जीवन में आज भी उतार सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स और कूपन कोड्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन को अवश्य चेक करें। मैं आप सभी का शिक्षणम पर स्वागत करता हूं। अब साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, वेदांग ज्योतिष को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारी वैदिक परंपरा रही है, इस परंपरा में जो कैलेंडर्स बने हैं, जो पंचांग बने हैं, वो ल्यूनी सोलर कैलेंडर्स हैं, यानी हम सूर्य की गति और चंद्रमा की गति दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं। हम केवल सोलर कैलेंडर और केवल लूनर कैलेंडर पर डिपेंड नहीं रहते। दोनों की गति क्यों चाहिए? आप अगर ध्यान दें तो जो सूर्य की गति है वो ऋतुओं से जुड़ी हुई है। वो पृथ्वी पर जो सीजन्स बदलते हैं वो सूर्य के कारण
कारण बदलते हैं और इन ऋतुओं से, सीजन से सीधी जुड़ी हुई है हमारी कृषि, जो हमारे सिविलाइजेशन की बैकबोन रही है। ऐसे में जो मकर संक्रांति जैसे त्योहार होते हैं जो कि सूर्य की गति पर आधारित हैं, इसके लिए हमें एक सोलर कैलेंडर चाहिए। लेकिन वहीं पर बहुत ढेर सारे ऐसे व्रत हैं, जैसे एकादशी व्रत है, या ऐसे त्योहार हैं जो अमावस्या को मनाए जाते हैं या पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, तो हमें चंद्रमा की भी गति चाहिए, इसीलिए हमें लूनर कैलेंडर भी चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, सूर्य की गति और चंद्रमा की गति दोनों को एक ही कैलेंडर में इनकॉर्पोरेट किया और एक लूनी सोलर कैलेंडर बनाया। अब जैसे अगर आप हमारे पंचांग से कोई तिथि उठाएं तो तिथि कैसी रहती है, पौष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है मान लीजिए, तो इसमें जो पौष माह है ये सूर्य की गति पर आधारित है, लेकिन जो कृष्ण पक्ष है ये चंद्र की गति पर आधारित है। इसलिए हमारी तिथि में ही सूर्य की भी गति है, चंद्रमा की भी गति है, इससे हमारी एक तिथि बनती है और इसीलिए हम सही समय पर यज्ञ कर पाते हैं, अनुष्ठान कर पाते हैं और अपने त्योहार मना पाते हैं। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें सूर्य की भी गति को ट्रैक करना है और चंद्र की भी गति को। जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो अब इसे कैसे किया गया होगा इसको समझते हैं। साथियों, किसी भी चीज की अगर गति आपको नापनी है या उसका लोकेशन मार्क करना है तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। यदि कोई गति है तो जीरो से मापी जाती है, तो जीरो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। कोई लोकेशन है, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें भी जीरो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिससे आप चीजों को नाप सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए पहले आकाश की स्टडी की गई कि हमें रात में आकाश कैसा दिखता है। उसी आकाश में हमें दो पिंडों की गति देखनी है, सूर्य की गति और चंद्र की गति। इसके लिए पहले आकाश को एक ग्राफ पेपर की तरह बांटा गया और इसके आधार बने तारे, क्योंकि तारे जल्दी चेंज नहीं होते, तारे पृथ्वी से बहुत दूर है, उनकी जो रिलेटिव पोजिशनिंग है वो हजारों वर्षों में बदलती है। इसलिए तारे वो रेफरेंस पॉइंट बन गए जिनके रिलेशन में हम मून और सन इन दोनों की गति को नाप सकते हैं। अब इन तारों को कैसे बांटा जाए, तो यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों का सिस्टम लाया। इन तारों को अलग अलग 27 समूहों में बांटा जिनको 27 नक्षत्र कहा गया। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि 27 ही क्यों नहीं 30, 60 या 100, इतने भागों में क्यों नहीं बांटा गया, 27 ही क्यों? तो आप ध्यान दें, यदि रात में ऋषि मुनि आकाश को देखते होंगे और चंद्रमा की गति को देखते होंगे तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लेने में लगभग 27 दिन के बराबर समय लगाता है। यानी अगर हम आकाश को 27 भागों में बांट दें तो एक भाग में वो एक दिन लगाएगा। यदि आप इस भाग को गणितीय भाषा में बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि चंद्रमा एक दिन 13 डिग्री 20 मिनट के अनुसार बढ़ता है 360 डिग्री को कंप्लीट करने में। यानी जो 13 डिग्री 20 मिनट का भाग है, इसमें जो सितारे दिखते हैं, तारे दिखते हैं चंद्रमा के पीछे, उसको हम एक नक्षत्र बोलते हैं। और इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया कि चंद्रमा के पीछे जो तारे दिख रहे हैं, यदि उनसे हम कोई पिक्चर बना पाए, कोई सिंबल बना पाए तो हमें हमेशा याद रहेगा। तो इन 27 सिंबल्स को याद किया गया कि चंद्रमा एक सिंबल में एक दिन रहता है। जब अगले दिन उदित होता है रात में तो उसके पीछे दूसरे समूह होते हैं तारों के, तीसरे दिन तीसरे समूह होते हैं, चौथे दिन चौथे समूह होते हैं और 27 दिन बाद फिर वो पहले समूह में आ जाता है। इसलिए 27 भागों में बांटा गया जिससे चंद्रमा को तारों के रिस्पेक्ट में उसकी गति को ट्रैक किया जा सके। अब साथियों, जब आकाश को 27 भागों में बांटा गया तो इसके पीछे एक प्रेमाइस था कि मून जो है वो पृथ्वी के लगभग 27 दिन में चक्कर काटता है। तो यहाँ पर 27 दिन में चक्कर काटता है, इसलिए 27 भाग किए गए। लेकिन दिन क्या है ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। आपने तो पहले ही एक यूनिट की बात कर ली और फिर आपने उसके हिसाब से 27 भाग में बांट दिए। तो दिन पर भी चर्चा होनी चाहिए कि दिन किसे माना गया है, तभी आप बता पाएंगे कि 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर काटता है। तो दिन को भी हमारे ऋषि मुनियों ने डिफाइन किया था और कई तरह से किया था। अगर आप दिन की बात करेंगे तो 3 तरह से दिन को डिफाइन किया गया है। आज हमें क्या पता है कि आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक एक 24 घंटे का दिन होता है, या सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का हम दिन मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने 3 तरह से दिन को डिफाइन किया था। सबसे पहले हम जिसे सोलर डे कहते हैं। सोलर डे को कैसे डिफाइन किया था? उन्होंने कहा कि सूर्य आसमान में जिस स्थान पर दिख रहा है उसी स्थान पर जब वापस आएगा तो जितना समय लगेगा उसे हम एक दिन कहेंगे। अब इसको नापेंगे कैसे? इसको नापने के लिए उन्होंने एक सिंपल सी ट्रिक लगाई। उन्होंने जमीन में खूंटा गाड़ दिया। अब इस खूंटे की जो परछाई बन रही है, शैडो बन रही है, वो शैडो जब सबसे छोटी हो जाती है, यानी जब उस खूंटे के एकदम सीध में सन आ जाता है, यानी कि नून में, दोपहर के समय में क्या होता है कि सन हमारे एकदम सर पर होता है, तो सबसे छोटी जो परछाई है उसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया
इनिशियल पॉइंट लिया, और जब परछाई बड़े होकर फिर छोटे होकर उसी पॉइंट पर आ जाती है, एकदम छोटी फिर हो जाती है, तो उसमें जो समय लगा है उसको हमने एक दिन कहा या एक सोलर डे कहा। इसके साथ साथ एक डे की परिभाषा और की, क्योंकि अगर हम तारों से भी देखें तो तारों से भी एक दिन हम नाप सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक दिन में क्या करती है, अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर घूम जाती है। तो अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर घूम रही है, तो एक व्यक्ति जहां पर है, वो व्यक्ति जो तारा देख रहा है आसमान में, सेम तारा उसके सामने जब आ जाएगा तब उसको लगेगा कि हाँ, पृथ्वी जो है पूरी तरह से एक चक्कर घूम गई है। तो जो नक्षत्र में हमने बांटा है आकाश को, अगर एक नक्षत्र हमें दिख रहा है, वो नक्षत्र उसी जगह पर जब आ जाता है तो उसे हम एक साइडेरियल डे कहते हैं। अब इन दोनों तरह से जब हम डे को नापते हैं, एक दिन को नापते हैं, एक दिवस को नापते हैं, तो इनमें 4 मिनट का अंतर होता है। सोलर डे जो हमने खूंटा गाड़ के नापा था वो 24 घंटे का है। तो जो साइडेरियल डे है, जो हमने देखा रात में एक तारा जहां पर है, वो तारा उसी जगह पर जब आ जाता है, तो जो हमारा एक दिन बीतता है वो 23 घंटे 56 मिनट होते हैं, वो 4 मिनट कम होते हैं। तो सोलर डे में 4 मिनट ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि सूर्य रिलेटिवली पृथ्वी के पास है, और जब पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, और हम ये नाप रहे हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर कितने समय में लगा ले रही है, तो उसमें क्या होता है, उस 24 घंटे में पृथ्वी थोड़ा आगे भी बढ़ जाती है। इसलिए सन के साथ एडजस्ट करने में 4 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन जब हम तारों से देखते हैं, तारों से जब करते हैं, तो तारों से जो रिलेटिव फैक्टर है ये नहीं आता है, इसलिए 4 मिनट कम लगते हैं। तो साइडेरियल डे 23 घंटे 56 मिनट का होता है और सोलर डे 24 घंटे का होता है। अब साथ ही जो दिन होता है वो पृथ्वी का एक जो अपनी धुरी पर चक्कर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब महीने की बात करते हैं तो महीने बने हैं चंद्रमा कितने दिन में रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है पृथ्वी की, इस पर डिपेंड करता है कि महीना हम कितना बड़ा रखेंगे। इसमें भी 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक है लूनर साइडेरियल साइकिल और एक है साइनोडिक मंथ। तो पहला हम लूनर साइडेरियल साइकिल समझते हैं। अभी मैंने बताया था कि आकाश को हमने 27 भागों में बांटा और एक दिन में चंद्रमा एक नक्षत्र में रहता है और दूसरे दिन दूसरे नक्षत्र में आ जाता है। ऐसे में चंद्रमा को अपने पहले नक्षत्र में वापस लौटने के लिए 27 नक्षत्रों से गुजरना पड़ता है, यानी 27 दिन लगते हैं। तो जो लूनर साइडेरियल साइकिल है, अगर इसको हम देखें तो एक लूनर साइडेरियल साइकिल यानी चंद्रमा पर आधारित ये एक महीना 27 दिन का होगा। इसके बाद एक साइनोडिक मंथ है, यानी चंद्रमा अपनी एक फेज में दोबारा जब लौटता है उसमें जितना समय लगता है उसको साइनोडिक मंथ कहते हैं। यानी अमावस्या आज है और जब दोबारा अमावस्या दिखेगी तो उसको एक साइनोडिक मंथ कहा जाएगा। ये थोड़ा बड़ा होता है, ये 29.5 दिन का होता है। इसमें भी डिफरेंस उसी कारण से है, जब आप तारों के रिलेटिव चांद की गति को देखते हैं तो 27 दिन दिखते हैं, लेकिन जब आप चांद की फेजेस देखते हैं जो पृथ्वी और सूर्य की पोजिशनिंग पर भी डिपेंड करती है, तो चंद्रमा को एक चक्कर लगाकर अपनी पोजिशन पर वापस आने में जितना समय लगता है उसमें पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट में थोड़ा आगे बढ़ जाती है, इसलिए चंद्रमा थोड़ा और आगे जाना पड़ता है उस फेज में वापस आने के लिए, इसलिए उसको 29.5 दिन लग जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको दिन के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, जो मंथ हैं जो कि लूनर साइकिल पर डिपेंडेंट है, साइनोडिक मंथ्स हैं, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप वेदांग ज्योतिष को समझने के लिए रेडी हो गए हैं। तो साथियों, अब आइए वेदांग ज्योतिष ग्रंथ में जो बातें दी गई हैं उनको समझते हैं। अब साथियों, ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है समय। हम समय की ही गणना करते हैं। समय को लेकर जो सबसे छोटी इकाई मानी गई वेदांग ज्योतिष में, उसे अक्षर कहा गया। अक्षर, यही अक्षर जो हम पढ़ते हैं, अक्षर यानी कि 2 मात्राओं को प्रोनाउंस करने में जितना समय लगता है हम उसे एक अक्षर कहते हैं। अब 5 अक्षर की एक काष्ठा होती है, 124 काष्ठाओं की एक कला होती है, फिर लगभग 10 कलाओं की एक नाड़िका होती है, 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त बनता है, 30 मुहूर्त का एक दिन बनता है, फिर 366 दिनों को एक वर्ष कहा जाता है और 5 वर्षों को एक युग कहा जाता है। तो साथियों, एक युग वेदांग ज्योतिष के अनुसार 5 वर्षों का होता है, जिसमें जो पहला वर्ष होता है उसे संवत्सर कहते हैं, जो दूसरा वर्ष होता है उसे परिवत्सर कहते हैं, तीसरे को इड़ावत्सर, चौथे को अनुवत्सर और 5वें को इद्वत्सर कहते हैं। अब साथियों, एक वर्ष में 366 दिन है, तो 5 वर्ष में 1830 दिन हो जाते हैं, यानी एक युग में 1830 दिन है। ये दिन कौन से हैं? सोलर डेज। जो हमने खूंटा गाड़ के सन की इनिशियल पोजीशन पर आने वाले समय को काउंट किया था, उससे जो दिन बनाया था, उससे 366 दिन का एक वर्ष होता है। और फिर 366 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, यानी 1830 दिन जब आएंगे तो एक युग बनता है। तो पूर्वज हमारे 366 दिन का वर्ष मानते थे। आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 365 दिन 6 घंटे
घंटे का एक वर्ष होता है। अब साथियों ये अंतर भले छोटा लग रहा हो, लेकिन बड़े अंतरालों में ये अंतर इतना बड़ा हो सकता है कि जो हमारा वैदिक पंचांग है, जो लूनी-सोलर कैलेंडर है, वो बर्बाद हो सकता था। और इसके विषय में हमारे पूर्वज समझते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ढेर सारे ऐसे सिस्टम्स को बिल्ड किया था जो हमारे कैलेंडर को बर्बाद होने से बचा सके। तो जहां एक युग में 1830 सोलर डेज हैं, जब आप साइडेरियल डेज की बात करते हैं जो कि थोड़ा छोटा होता है 4 मिनट, तो आपको 1835 साइडेरियल डेज मिलते हैं। ऐसे ही आप साइडेरियल साइकिल्स भी निकाल सकते हैं जो लूनर से चलती है, जिसको हमने बताया था कि एक चांद एक नक्षत्र से निकलकर उसी नक्षत्र में जब आता है तो एक साइडेरियल साइकिल होती है। ऐसी 67 साइकिल एक युग में लगेंगी। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको वेदांग ज्योतिष के मंत्रों में मिल जाती है। इसके साथ साथ हमने साइनोडिक मंथ की बात की थी कि पूर्णिमा से पूर्णिमा या अमावस्या से अमावस्या में जितना समय लगा है उसको एक साइनोडिक मंथ कहते हैं। तो ये होता था 29.5। इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 354 दिनों का वर्ष मिलेगा, और हमने 366 दिन का वर्ष देखा है। तो ये गैप आ जाता है लगभग 11 से 12 दिन का। तो हमारा जो सोलर कैलेंडर है और जो हमारा लूनर कैलेंडर है साइनोडिक मंथ पे बेस्ड, उसमें अंतर आ जाता है प्रत्येक वर्ष 12 दिन का। तो 5 वर्ष बाद यही अंतर 60 दिन का हो जाता है। इसीलिए हर 2.5 साल पर 30 दिन अधिक मास के रूप में जोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर आपस में सिंक रहे। और इसको भी ऐसे ही नहीं इंप्लीमेंट कर दिया जाता था कि 2.5 साल देखा गया और उसके बाद आपने 1 महीना जोड़ दिया। इसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए और भी माइन्यूट तरीके लगाए जाते थे। इसके लिए आयनों की व्यवस्था की गई। आपने उत्तरायण और दक्षिणायन सुना होगा, अभी मकर संक्रांति गई है तो उत्तरायण की बात काफ़ी हुई है। तो अब हम समझते हैं कि ये उत्तरायण, दक्षिणायन जिसको हम आयन कहते हैं, और विषुव ये क्या होते हैं। जब ये हम समझ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कितनी दूरदृष्टि हमारे ऋषि मुनि रखते थे। अब साथियों उत्तरायण और दक्षिणायन को समझने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया होगा, बहुत सिंपल है। आप साल के प्रत्येक दिन एक ही समय पर एक जगह पर बैठें और सूर्य देव की फोटो क्लिक कर लें। जब आप ये फोटो लगाएंगे 365 बार तो आपको एक इन्फिनिटी का शेप देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये झुके झुके ही सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है। और जो पृथ्वी का एक्सिस है वो अपनी दिशा नहीं चेंज करता, पृथ्वी अपना एक्सिस मेंटेन करती है और पैरेलल रखती है। इसे एक्सियल पैरेललिज्म कहा जाता है। इसी कारण क्या होता है, जब पृथ्वी का उत्तरी भाग दूर की ओर झुक जाता है तो हमें जो सूरज है वो आसमान में बहुत नीचे दिखते हैं। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है ये विंटर सोल्स्टिस है, यानी पृथ्वी इतनी झुकी हुई है कि उसका जो उत्तरी भाग है वो सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए वो आसमान में सूर्य बहुत नीचे दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती है तो ये सूर्य वहां से ऊपर उठने लगता है, उत्तर की ओर जाने लगता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि सूर्य देव अब उत्तरायण की गति में बढ़ चले हैं। उत्तरायण वहां से प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे ही जब टॉप से ऊपर से दक्षिण की ओर प्रारंभ होती है तो हम ये कहते हैं कि सूर्य देव अब दक्षिणायन की गति पर निकल पड़े हैं। टॉप पे कब जाते हैं? जब हमें समर सोल्स्टिस मिलता है, यानी कि जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के एकदम समीप चला जाता है, जब पीक गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में। साथ ही उसमें एक चीज और समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है और सन एकदम सेंटर में नहीं है, वो शिफ्टेड है। तो पृथ्वी एक बार सबसे समीप पहुंचती है जिसे हम पेरीहीलियन कहते हैं, जिसे हम ग्रंथों में उपसौर भी कहते हैं, और जो एपहीलियन है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसको हम अपसौर कहते हैं। अब इस गति में अगर आप ध्यान दें तो 2 ऐसी जगह है जहां पर पृथ्वी सूर्य की तरफ झुकी नहीं रहती, वो है 21 मार्च 21 सितंबर। इन दोनों को इक्विनॉक्सिस कहा जाता है। इसको हम संस्कृत में या ग्रंथों में विषुव कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन में 2 सॉल्स्टिसेस आ रहे हैं, 2 इक्विनॉक्सेस आ रहे हैं, यानी 2 आयन हैं और 2 विषुव हैं। ये हो गई एक वर्ष की बात। लेकिन अगर हम एक युग की बात करेंगे जिसमें 5 वर्ष होते हैं तो उसमें 10 आयन और 10 विषुव हो जाएंगे। और इसी में हर 5 आयन के बाद एक अधिक मास जोड़ दिया जाता है जिससे हमारा सोलर लूनर कैलेंडर आपस में सिंक रहे। अब साथियों जो रेवोल्यूशन हमने पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर देखा, जिसमें पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इस कारण से क्या होता है कि जो सन की रेज हैं जो पृथ्वी पर 90 डिग्री पर पड़ सकती हैं उसका एक रीजन बन जाता है। जो पृथ्वी का इक्वेटर है उस इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे जो लैटिट्यूड है उसके बीच में ही सूर्य हमारे सिर के सीध में आ सकता है। इस रेंज के बाहर जितने भी लोग जी रहे हैं उनके सिर के एकदम सीध में सूर्य
कभी नहीं आ सकता। इसी रेंज की जो लिमिटिंग लाइंस हैं उन्हें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब साथियों, मैंने आपको ये सब क्यों बताया? क्योंकि जो वेदांग ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने माना है नए वर्ष का प्रारंभ, वो उत्तरायण से माना है। यानी जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सन ऊपर की ओर, इक्वेटर की ओर आगे बढ़ने लगता है, तब हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो उत्तरायण जब प्रारंभ होता है तो उस समय शिशिर ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन हमें तैत्तिरीय संहिता और पुराणों में भी मिलता है कि जो पहली ऋतु मानी गई थी वो शीत ऋतु मानी गई थी। लेकिन आज जब हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है तो समय वसंत ऋतु आ जाती है, क्योंकि आज उत्तरायण 21 दिसंबर के आसपास प्रारंभ हो जाता है, जब विंटर सोल्स्टिस होता है। विंटर सोल्स्टिस के बाद सूर्य जो है उत्तर की दिशा में आपको आकाश में बढ़ते हुए दिखते हैं। वही हमारे नए वर्ष का एंकर पॉइंट था। और यही कारण है कि 1000 से 1200 साल में जो उत्तरायण का नक्षत्र है वो बदल जाता है। अब हम उत्तरायण को तो फिक्स करते रहते हैं अधिक मास जोड़कर अपने ल्यूनी सोलर कैलेंडर में, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई अधिक मास नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए सूर्य के मकर राशि में जाने पर जो मकर संक्रांति हम मनाते हैं उसकी डेट धीरे धीरे खिसकती जा रही है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। और इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से उत्तरायण से अब इसका संबंध नहीं रह गया है। और प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस के कारण ही पोल स्टार्स भी चेंज होते रहते हैं। पोल स्टार्स क्या होते हैं? जैसे अगर आप नॉर्थ पोल पर जाएंगे और जो पृथ्वी की एक्सिस है वो सीधा जिस तारे की ओर पॉइंट करती है वो हमारा पोल स्टार होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सिस है वो खुद वॉबल कर रहा है, इसलिए हमारे पोल स्टार भी चेंज होते रहते हैं। पोल स्टार इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है किसी भी समय, क्योंकि और सारे तारे नक्षत्र तो घूमते रहते हैं, पोल स्टार नहीं घूमता है। लेकिन चूंकि हमारा एक्सिस भी वॉबल कर रहा है जिसमें हजारों साल लगते हैं, इसलिए हमारा पोल स्टार भी हजारों सालों में चेंज हो जाता है। और इसको लेकर बहुत ढेर सारे रेफरेंसेस हमें महाभारत और रामायण में मिलते हैं, जिसको एविडेंस लेकर आज हमारे स्कॉलर्स महाभारत और रामायण की डेटिंग करते हैं। हमने महाभारत की डेटिंग पर नीलेश ओक जी और वेदवीर आर जी को बुलाकर एक डिबेट कराई थी। उसमें इस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस पर बात हुई थी। हो सकता है कि वहां पर आपको ना समझ में आया हो, लेकिन ये वीडियो इसीलिए की गई है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं और वो पॉडकास्ट भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो साथियों, अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे वेदांग ज्योतिष में जो बातें दी गई हैं वो प्योरली एस्ट्रोनॉमिकल हैं, वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हैं, वो ग्रहों की गति, नक्षत्रों की गति, सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित है, काल गणना पर आधारित हैं। इसमें वो सिस्टम्स और टूल्स दिए गए हैं जिससे हमारा कैलेंडर सही रहे और सही काल गणना करके हम सही समय पर यज्ञ पूजा आदि कर सकें और त्योहार मना सकें। वेदांग ज्योतिष में अभी तक हमें कोई प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के एलिमेंट नहीं मिले हैं। ऐसे में फिर प्रश्न आता है कि जो कुंडली है, जो हम 12 घरों की बात करते हैं, जो राशियों की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, वो फिर कहां से आया? आइए इसको भी समझते हैं। अब साथियों, वेदांग ज्योतिष में मैंने मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी को खोजने का प्रयास किया और मुझे निराशा हाथ लगी, क्योंकि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कुंडली हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुंडली में भी जो हम भावों की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, राशियों की बात करते हैं, ये सब कुछ भी वेदांग ज्योतिष में नहीं मिलता। नक्षत्र जो है वो हमारा बनाया हुआ सिस्टम है, वो भारत की देन है, लेकिन जो 12 राशियों का कॉन्सेप्ट है वो भारतीय नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें तो जो ग्रीक ज़ोडिएक सिस्टम है, जहां पर 12 राशियों की बात होती है, वो एग्जैक्टली भारत में मिलता है। उनके नाम भी संस्कृत में ट्रांसलेटेड हैं, जैसे कि वहां पर लियो राशि है तो यहाँ पर सिंह कहते हैं। मैंने राशि शब्द को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वेदांग ज्योतिष में 1-2 जगह अपवाद रूप में राशि शब्द आया है, लेकिन वो भी एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं आया है, कोई प्रेडिक्शन नहीं की गई है। राशि शब्द आता है अगर आप आर्ष ज्योतिषम के 4थे श्लोक और याजुष ज्योतिषम के 13वें श्लोक को देखें तो राशि शब्द मिलता है, लेकिन ये वो राशि नहीं है जिसको आप समझते हैं। यहाँ पर पर्व राशि की बात हुई है। पर्व पहले वैदिक ज्योतिष में पक्ष को कहा जाता था, जो आज कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, या जिनको हम फोर्टनाइट्स भी कहते हैं, उसको पर्व राशि कहा जाता था। तो राशि का कॉन्सेप्ट जो आज हमारे पास है कि आपकी इस राशि से आपका दिन बता दिया जाएगा, आपका करियर बता दिया जाएगा, आपका विवाह कब होगा बता दिया जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वेदांग ज्योतिष में नहीं मिलता। मैंने और खोजने का प्रयास किया। वेदांग ज्योतिष में एक जगह मुझे मीन राशि के बारे में मिलता है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। मैंने जब इसमें डीप स्टडी की तो पता चला कि ये बाद में इंटरपोलेटेड मंत्र हो सकता है, श्लोक हो सकता है, क्योंकि ये अननंबर्ड है। ये जो मंत्र है ये आर्ष ज्योतिषम में तो बिल्कुल नहीं मिलता, याजुष ज्योतिषम में मिलता है, और याजुष ज्योतिषम में भी बिना किसी संख्या के वहां पर डाला गया है। और यहाँ पर भी अगर हम ये मान भी लें कि राशियां वेदांग ज्योतिष में थी, लेकिन यहाँ पर भी मीन राशि जो है ये वो राशि नहीं है जिस राशि से आपके भाग्य के विषय में बताया जाता है। ये राशि भी गणना के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रयोग में आती थी। आज हमें भी पता है कि हम जैसे मकर
संक्रांति मनाते हैं जब सूर्य मकर राशि में जाता है। तो इसी प्रकार से राशियों की व्यवस्था धीरे धीरे आ गई थी जब हम ग्रीक्स के संपर्क में आए थे, और उन राशियों का उपयोग भी हम प्रेडिक्शन के लिए नहीं, अपनी कैलकुलेशंस को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए करते थे। ये मैं कोई गेस नहीं कर रहा हूँ। इस मंत्र का भी अगर आप अर्थ देखें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बृहस्पति जिस राशि में है, यानी बृहस्पति के पीछे जो तारों का समूह दिख रहा है, पहले आप उसको मार्क करें, फिर मीन राशि से उस राशि तक काउंट करें, जो नंबर आता है उसको 5 से डिवाइड कर दें, जो भी आपको शेषफल मिलता है यानी कि रिमाइंडर, वही अभी के युग का साल चल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बृहस्पति कन्या राशि में है तो मीन राशि से गिनेंगे तो छठे स्थान पर आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, यानी अभी के युग में पहला साल चल रहा है। तो इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए राशियां उपयोग में लाई गई हैं, लेकिन राशियों का बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमको वेदांग ज्योतिष में नहीं मिलता। तो जो हम आज की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, जहां हम ग्रहों की दशाओं से, राशियों से, नक्षत्रों से जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं अपने जीवन की, अपने दिन की, कैसा साल है, आगे हमारा जीवन कैसे होगा, करियर कैसा होना चाहिए, विवाह कैसे होगा, ये भारत में कहां से आ गया, आइए इसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। साथियों, डेविड पिंगरी करके अमेरिकन हिस्टोरियन हुए। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया एंड ईरान, और इस पेपर में उन्होंने बताया था कि भारत के पंजाब के क्षेत्र में 513 बीसी के समय में एक राजा हुए, इंडो ग्रीक राजा थे डेरियस, और इस राजा के शासन काल में जो भारतीय एस्ट्रोनॉमर थे, भारतीय ज्योतिषाचार्य थे, वो ग्रीक और बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजर्स के संपर्क में आए थे। उस समय जो बेबीलोनियंस थे वो प्राकृतिक आपदाओं को दैवीय आपदा मानते थे और चाहते थे कि हम उनको प्रेडिक्ट कर पाएं, इसलिए उन्होंने एक प्रेडिक्शन का सिस्टम बनाया हुआ था। इस सिस्टम से भारतीय ज्योतिषाचार्य पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं, और इसमें डेविड पिंगरी की माने तो उस समय बौद्धों ने, जो बुद्धिस्ट लोग थे, इस ज्ञान को, बेबीलोनियन ज्ञान को, जो उनकी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी थी, उस ज्ञान को नक्षत्रों में मिलाकर, जो हमारी वैदिक परंपरा थी नक्षत्रों की, उसके साथ मिलाकर एक एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम बिल्ड किया था। और जब वो ईस्ट में गए थे, साउथ ईस्ट में गए थे, तो वहां पर इस तरह के ज्ञान को आगे ले गए, जो एक प्रकार से अंधविश्वास ही था। साथियों, राजा डेरियस प्रथम के बाद भारत में यवन, कुषाण, शक, पल्लव ऐसे विदेशी शासन रहे, जिसके कारण से न केवल ग्रीक और बेबीलोनियन बल्कि इजिप्शियन और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी भारत में आई। लेकिन अभी भी वेदांग ज्योतिष का जो कार्य था वो केवल यज्ञ और अनुष्ठानों का जो शुभ मुहूर्त निकालना था, जो हमारे पूजा आदि कर्मों का समय था, उसको सही से प्रेडिक्ट कर देना, यही कार्य था हमारे वेदांग ज्योतिष का। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वेदांग, वेदों को सही से हम इंटरप्रेट कर सकें, इसके लिए जन्म लिए थे। भारत में पहली बार प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की लहर 1st सेंचुरी एडी में आती है, जब भारत में शकों का शासन था। शकों की एक फैमिली थी जिसे क्षहरात या क्षत्रप कहा जाता था। जब वो शासन किए तब भारत में जो आज मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के एलिमेंट्स हैं वो तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। इन्हीं शकों के शासन में एक शक्तिशाली राजा रुद्रदामन प्रथम हुए, जो 130 से 160 एडी तक भारत में राज किए। और इसी समय पर यवनेश्वर नाम के एक ग्रीक एस्ट्रोलॉजर ने, यवनेश्वर ऑब्वियसली संस्कृत रूपांतरण है, इसी ग्रीक एस्ट्रोलॉजर ने जो ग्रीक एस्ट्रोलॉजी थी उसका संस्कृत ट्रांसलेशन किया था, जिसे यवन जातक कहा जाता है। और यही वो बुक है जहां पर आपको ग्रीक जो ज़ोडिएक साइंस है उसका संस्कृत रूपांतरण मिलता है। जितनी भी 12 राशियां हैं, आज आप देखते हैं कि 12 राशियां वैसी की वैसी ही संस्कृत में भी मिलती हैं। ये यवन जातक ही भारत में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पहला ग्रंथ माना जाता है, और इस ग्रंथ के बाद से जो अंधविश्वास की लहर बढ़ी है वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रही। इसी अंधविश्वास के बीच में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे लोगों ने एस्ट्रोनॉमी को जिंदा रखा। जो हमारी वैदिक ज्योतिष की परंपरा थी, वेदांग ज्योतिष था, उस पर काम करते गए, और बहुत ढेर सारे ज्योतिषाचार्य, गणिताचार्य हुए जिन्होंने भारत की एस्ट्रोनॉमी को बचा कर रखा और उसका विकास भी किया। लेकिन पैरेलली जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भारत में आ गई वो आज तक किसी न किसी रूप में लोगों का फायदा उठाने के लिए चल रही है। अब साथियों, एस्ट्रोलॉजी काम करती है या नहीं करती है ये तो विषय नहीं है इस वीडियो का, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सर्टेनली वैदिक तो नहीं है। ये विदेशों से आया हुआ ज्ञान है जो भारत में आज भी अपनी जड़ें जमाए हुए है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष का ज्ञान दिया है, इस ज्योतिष का जिसको हम आज मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो आप गलत हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष का ज्ञान दिया है उससे हम ग्रहों और नक्षत्रों की गति और स्थिति जानते हैं, जिससे हम समय की गणना करते हैं और इवेंट्स को मार्क करते हैं। अगर आपको इसके विषय में और भी पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड मटेरियल्स डाल दूंगा, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कम आपको इतना पता चला होगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी
एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं होती है। वैदिक केवल और केवल एस्ट्रोनॉमी है, जिसको हम ज्योतिष कहते हैं, जो वेदांग का एक प्रमुख अंग है, जो वेदों के इंटरप्रिटेशन के लिए और वेदों में दिए गए कर्म कांड के लिए बहुत उपयोगी है। तो साथियों, इसीलिए आप पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहें। जो ऑथेंटिक ज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, चाहे वो परा का ज्ञान हो या अपरा का ज्ञान हो, उससे जुड़े, उससे अपने जीवन को शक्तिशाली बनाएं, ना कि भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। हम हमारे शिक्षणम ऐप पर, जहां पर हम आपको संस्कृत भाषा सिखाते हैं, दर्शनों को पढ़ाते हैं, उपनिषद से जोड़ते हैं, साथ में आपको लीडरशिप और इंप्रूवमेंट से जोड़ते हैं। 80,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को उसके ऑथेंटिक रूप में सीखते हैं, पाखंड से बचते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में जरूर शेयर करें। ऐसे टॉपिक पर जरूर अवेयर करें लोगों को, जहां पर उनका फायदा उठाया जा सकता है। और यदि आपके पास कोई ज्ञान है वेदांग ज्योतिष को लेकर जो यहाँ पर छूट गया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग इसी प्रकार की डिटेल्ड वीडियो भारतीय ज्ञान परंपरा पे, सनातन धर्म पे, वैदिक विज्ञान पर लाते रहते हैं। और यदि आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, कुछ विशेष लाभ चाहते हैं, तो मात्र 59 रुपए प्रति माह की धनराशि से आप हमारे प्राउड मेंबर बन सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।